गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है चैनल पर। अपना नेक्स्ट टॉपिक है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन। टॉपिक को पूरी तरह से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और जो राइट हैंड में दिया गया है। Our next topic, aim and objective of health education. Definition of health education. Discuss the aim and objective of health education. स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, लास्ट टॉपिक में हमने किया था। पर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि पूछ लिया जाता है कि लक्ष्य और उद्देश्य बताइए हेल्थ एजुकेशन की, तो हमें प्रश्न को अच्छे से करने के लिए, एग्जामिनर को अट्रैक्ट करने के लिए हमें स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ और परिभाषा भी बताना होगा, ताकि अच्छे से मार्क्स उसके अंदर दिए जा सके। तो स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ, स्वास्थ्य शिक्षा वह शिक्षा है जिसके द्वारा हम स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान को व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर, व्यवहारिक रूप में परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है, कि जिससे न केवल एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा होती है बल्कि पूरे समाज की रक्षा होती है। क्योंकि एक व्यक्ति का स्वास्थ्य सिर्फ उसके स्वास्थ्य पर, उसके रहन सहन, उसके व्यवसाय, उसके दिनचर्या पर प्रभाव नहीं डालता, बल्कि उसके आस पड़ोस, जिसके उससे संबंधित जो व्यक्ति हैं, या जिस राष्ट्र में वो रहता है, जिस स्टेट में रहता है, जिस स्थान पर वो रहता है, सभी को वो प्रभावित करता है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य में गिरावट है, किसी को कोई रोग हैं, छूत के रोग हैं, ऐसी बहुत सी भयंकर बीमारियां चल रही हैं, जैसे आजकल कोरोना महामारी चल रही है। एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके स्वास्थ्य पर ही असर नहीं पड़ता, उसके आस पड़ोस, उसके जो उससे परिचित हैं, जो उससे मेल मिलाप रखते हैं, उन सभी के स्वास्थ्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए स्वयं ही स्वस्थ नहीं रहना, अपना जो वातावरण है, जो हमें प्रभावित करते हैं, जिनसे हम मिलते हैं, जिनसे हम बात करते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, व्यवसाय में कहीं पे संस्था में काम करते हैं या और कहीं काम करते हैं, तो उन सब के स्वास्थ्य पर भी अपना प्रभाव पड़ता है। इसलिए सफाई सिर्फ अपने शरीर की नहीं रखनी, आस पड़ोस की भी रखनी है। तो स्वास्थ्य के बारे में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, जैसे करो एंड करो ने परिभाषा दी है, इसके महत्व को समझाया है कि स्वास्थ्य क्या है। यदि बच्चों, किशोरों और वयस्कों की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सुधार को ध्यान देना है तो क्या करना होगा कि एक स्कूल का विशाल भवन नहीं देखना, हमें उसकी शैक्षिक सामग्री, भंडार, उसके योग्य अध्यापक, उसके कार्यकर्ता, उसके विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया पाठ्यक्रम का मूल्यांकन तभी हो सकता है यदि उस स्कूल के बच्चों का स्वास्थ्य, उस स्कूल के अध्यापकों का स्वास्थ्य अच्छा है। यदि स्कूल के जो शैक्षिक क्रियाएं हैं, जो एजुकेशनल प्रोग्राम हैं, उसमें स्वास्थ्य संबंधी कोई भी प्रावधान नहीं है, तो वो सारे प्रोग्राम मिथ्या हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। तभी उनका महत्व है जब स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां दी गई होंगी, उसके उद्देश्य, उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रावधान रखे गए होंगे, तभी हम उस पाठ्यक्रम को एक संपूर्ण पाठ्यक्रम कह सकते हैं। यानी कि बच्चे की सभी पूर्ति तभी होगी जब उसका स्वास्थ्य पूरा होगा। यदि उसका स्वास्थ्य पूरा नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अस्वस्थ है, चाहे बच्चे को किसी प्रकार का, किसी पुस्तकों का ज्ञान देते रहें, वो सभी उसके लिए कोई महत्व नहीं रखता। तो हम सीधे तौर पे, साधारण तौर पे यही कह सकते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा लोगों के स्वास्थ्य संबंधी आदतों परिवर्तन लाया जा सकता है। स्वास्थ्य के प्रति उनके दृष्टिकोण और उनके ज्ञान के वांछनीय सुधार उसमें किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा जीने की एक कला है, जीने की एक कला है, कि हेल्थ एजुकेशन इज आर्ट। इससे
जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, हेल्थ टॉपिक्स हैं कि हेल्दी ईटिंग, यदि हम अच्छा भोजन करेंगे तो अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अच्छे भोजन से मेरा अभिप्राय क्या है? संतुलित भोजन जिसमें सभी उचित विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम एक उचित मात्रा में हो, न कम हो न ज़्यादा हो। यदि ज़्यादा होंगे तो भी हम रोगी हो सकते हैं और कम होंगे तब भी हम रोगी हो सकते हैं। इसलिए हेल्दी खाना, पौष्टिक भोजन, साफ स्वस्थ ताज़ा भोजन हमें करना है। फिर है पर्सनल हेल्थ एंड वेलनेस कि अपनी खुद की देखभाल करनी है, अपने आस पड़ोस की सफाई रखनी है, सब अपनी दिनचर्या को ठीक रखना है। नेक्स्ट है अल्कोहल, तम्बाकू एंड अदर्स ड्रग्स कि इनको अवॉइड करना है कि शराब है, धूम्रपान है और नशीली वस्तुएं हैं जिनको हमें अवॉइड करना है। फिजिकली एक्टिविटी शारीरिक क्रियाएं ज़रूरी हैं। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो फिजिकली एक्टिविटी ज़रूर करनी है। अपनी एक दिनचर्या का एक हिस्सा होना चाहिए कि हम 20 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट हम फिजिकली एक्टिविटी करेंगे। उसमें फिजिकली एक्टिविटी में वॉकिंग हो सकती है, स्ट्रेचिंग हो सकती है, रेस हो सकती है या अदर एक्टिविटीज़, योगा हो सकती है, प्राणायाम हो सकता है। आप फिजिकली एक्टिविटी कोई भी कर सकते हैं, पर शरीर को डेली 20 से 30 मिनट जरूर देना है जिससे कि हम स्वस्थ रहें। मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। फिजिकली एक्सरसाइज के साथ साथ हमें अपनी जो उदासीनता है, चिंता है, दिमाग में जो स्ट्रेस है उसको भी कम करना है और अपने इमोशन पे भी कंट्रोल रखना है, उसको भी स्वस्थ रखना है। सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी है उसमें सीट बेल्ट, बाइक है हेलमेट या अदर कोई एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए सेफ्टी आवश्यक है। वायलेंस प्रिवेंशन कि हिंसात्मक गतिविधियों पे भी कंट्रोल रखना है। हमें किसी भी चीज़ में हिंसक नहीं बनना है। हिंसक बनने का काम एक पशु का होता है, न कि एक मनुष्य का। मनुष्य एक बुद्धिशील प्राणी है जो सभी समस्याओं को समझता है, उनको दूर करता है। इसलिए हमें हिंसा पर, यदि हमें स्वस्थ रहना है तो अपने गुस्से पे भी काबू रखना है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन पे काबू रखना है। फिर है सेक्सुअल हेल्थ से मीनिंग है कि अपनी जो काम संबंधी स्वास्थ्य है कि ऐसे बहुत से रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं, स्त्री से पुरुष में चले जाते हैं, पुरुष से स्त्री में चले जाते हैं, माता पिता से बच्चों में चले जाते हैं, तो वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो रोग उनको प्रभावित करते रहते हैं। जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं HIV पॉजिटिव, यदि माता पिता को है तो उसके बच्चे में, उसके संतान में भी वो रोग चला जाएगा। ऐसे बहुत से STD कह सकते हैं उनको हम कि सेक्सुअल संबंधी जो रोग हैं जो आगे चल के अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियां पैदा करते हैं। इसलिए हर तरह की सावधानी रखना आवश्यक है। तो इन सब से हम ध्यान देंगे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो यही स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य है कि हमें स्वस्थ कैसे रखना है। जो ऊपर डायग्राम में दिखाया गया है कि स्वस्थ कैसे रखना है, यही स्वास्थ्य शिक्षा का मेन लक्ष्य और उद्देश्य है। कुछ हैं कि लक्ष्य और उद्देश्य को एक मान लेते हैं, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन, पर लक्ष्य उद्देश्य आपस में भिन्न हैं जिनको जानना आवश्यक होगा कि लक्ष्य क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, एम क्या है। स्वास्थ्य शिक्षा का लक्ष्य है कि एम ऑफ हेल्थ एजुकेशन शारीरिक मांसपेशियों का विकास नहीं, बल्कि लक्ष्य क्या है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, सांवेगिक हर पक्ष का विकास करना स्वास्थ्य शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। लोगों को सक्रिय रूप करना, कार्यक्रमों में, उनके प्रोग्राम्स में, उनकी जो सर्विसेज में उनको लगाना, उनके भागीदार करना, उनके साथ एडजस्ट करना, उनका अच्छे से आयोजन करना और उनकी समस्याओं को समझाना मुख्य लक्ष्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है? द एम ऑफ हेल्थ एजुकेशन इज टू हेल्प पीपल टू अचीव हेल्थ बाय देयर ओन एक्शन एंड इफेक्ट्स। कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कहा है कि उसके जो
हेल्थ संबंधी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य लोगों की अपने कार्यों और प्रयास द्वारा स्वास्थ्य प्राप्त करने में सहायता करना, कि लोग किस प्रकार अपने प्रयत्न से वो स्वस्थ रह सकते हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य शिक्षा जीवन का मुख्य गुण है जिससे कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है कि उद्देश्य की परिभाषा करते हुए सीवी गुड ने क्या कहा है कि स्कूल द्वारा निर्देशित अनुभव के द्वारा छात्रों के व्यवहार में आया वांछित परिवर्तन ही उद्देश्य है, कि छात्रों के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो उद्देश्य है। सी टर्नर ने उद्देश्य बताए हैं कि विद्यालय के स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण बना के रखना, सभी छात्रों के स्वास्थ्य निरीक्षण करते रहना, उन्हें निर्देश देना, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना, बच्चों में ऐसे स्वाभाविक आदतों का विकास करना जो वो स्वास्थ्यप्रद हों, जैसे समय समय पर हाथ धोना, कूड़ा करना, खाना खाने के बाद अच्छे से साफ सफाई रखना, नाखूनों को अच्छे से करके रखना, बालों की सफाई रखना, अपने सारे शरीर के जो वस्त्र हैं उनको साफ सुथरे पहनना, संक्रामक रोगों से बचने के उपाय का उन्हें पता होना चाहिए कि जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, छूत के रोग हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, वो बताया गया है। ऐसे ही कुछ और मनोवैज्ञानिकों ने बताया है, जैसे प्रोफेसर एंडरसन ने क्या बताया कि छात्रों में स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्राप्त करवाना, कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों, उनके दोषों, उनके उपचार संबंधी उनको रोकथाम कैसे की जा सकती है, वो उसके बारे में बताया, कि अपने वातावरण की स्वच्छता के महत्व के बारे में बच्चों को समय समय पर बताते रहना चाहिए कि जिस वातावरण में हम रहते हैं वो साफ स्वस्थ कैसे रखना है, कि प्रत्येक छात्र के स्वास्थ्य की जांच करते रहना चाहिए, उचित उसके जो हम अच्छा सलाह दे सकते हैं उनको सलाह देना चाहिए, सामाजिक रूप से उसको जागरूक करना चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी उद्देश्य दर्शाए हैं कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उद्देश्य बताए कि स्वास्थ्य संबंधी आदतों की पहचान करना, स्वास्थ्य संबंधी उनके वैज्ञानिक विचारधारा को स्वीकार करना, दूसरों के समक्ष अच्छे जो स्वास्थ्य उनके आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं, हम उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, यही हम केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड ने इनके उद्देश्य बताए हैं। स्कूल के स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल की प्राथमिक जो शिक्षा की जानकारी प्रदान करना, कि जो फर्स्ट एड है उसकी नॉलेज हमें देना। फर्स्ट एड क्या होती है? कि रोगी को दी गई वह सहायता जो हॉस्पिटल जाने से पहले उसको दी जाती है ताकि उसके ठीक तरह से उसका इलाज हो सके। हम फर्स्ट एड दे सकते हैं, पानी में कोई डूब गया है व्यक्ति, उसको फर्स्ट एड दिया जा सकता है, कोई आग से जल गया है, सांप ने काट लिया है, एक्सीडेंट हो गया है, उसके जो हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले जो उसकी डॉक्टरी की जाती है वो फर्स्ट एड कहलाती है। दुर्घटना होने के बाद वो फर्स्ट एड की जानकारी उसे देना। स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान की जानकारी प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ एंड द हाइजीन, कि उस किस तरह से हम कौन से ऐसी मादक वस्तुएं हैं, धूम्रपान है, शराब है, उनसे हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं उनकी जानकारी उन्हें देना, कि इससे कि शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। स्वास्थ्य के मापदंड निश्चित करना कि आप स्वस्थ कैसे, कुछ लोग हैं कि शरीर से हष्ट पुष्ट हैं, सुंदर दिखते हैं, उसी को स्वस्थ मान लेते हैं, पर स्वास्थ्य की उचित परिभाषा ये नहीं है। उचित क्या है कि स्वस्थ होने के उचित मापदंड सभी को बताना, कि आप स्वस्थ तब हैं जब आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से स्वस्थ हैं, सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं, तभी आप स्वस्थ हैं। जहाँ पे आप रहते हैं, विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर समय विद्यार्थियों का विद्यालय में व्यतीत होता है, तो उचित उनका स्वास्थ्य तभी होगा जब कमरे हवादार होंगे, साफ स्वच्छ होंगे, प्रकाश की उचित व्यवस्था होगी, सूर्य की धूप की उचित व्यवस्था होगी, तभी वो साफ स्वस्थ होंगे। तो इनसे हम कह सकते हैं कि विद्यालय संबंधी स्वास्थ्य होंगे कि उपचारात्मक उपाय बताना, कि कोई रोग लग गया है किसी भी छात्र को, उसका उपचार कैसे करना है वो रोग उनको बताना, वो जानकारी उनको देना कि कोई भी रोग उन्हें रोगी न बना दे। संक्रामक रोगों के बचाव के बारे में उनको बताना कि संक्रामक रोग क्या हैं, छूत के रोग क्या हैं और ये कैसे फैलते हैं, ये
और इनसे बचा कैसे जा सकता है उसके बारे में उनको बताना। व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्वास्थ्य की रक्षा के नियमों की जानकारी देना कि आप जो पर्सनल और सोशल हेल्थ को कैसे बना के रख सकते हैं उसकी जानकारी देना। शारीरिक और भावनात्मक विकास की जानकारी देना कि शारीरिक रूप से आप फिजिकली एंड इमोशनल डेवलपमेंट किस तरह से कर सकते हैं, आपके शरीर को साफ स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, आपके विचारों को साफ स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, उसकी जानकारी उन्हें समय समय पर देना चाहिए। कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग निवास करता है, कि साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका दिमाग भी स्वस्थ होगा। यदि शरीर में कोई रोग है तो आपका दिमाग हर टाइम उसी की चिंता में रहेगा। तो आप एक स्वस्थ शरीर का निर्माण करें। आगे विद्यालय शिक्षा के विभिन्न स्तर और शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है अपना, कि लाइफस्टाइल दिनचर्या है वो स्वस्थ रखनी है। वो कैसे हो सकती है, दिनचर्या स्वस्थ कैसे हो सकती है? कि समय पे जागना, समय पे सोना, कि आपको सोना और जागने का टाइम सही होना चाहिए, कि सुबह आप जल्दी उठें, रात को आप जल्दी सोएं, ताकि आपकी नींद भी पूरी हो और एक अच्छी नींद लें और अच्छा एक दिनचर्या हो, इसलिए आप समय पे उठें। इसके बाद आप आपके दिनचर्या के जो काम है वो पूरा करें, एक्सरसाइज करें, कोई खेल खेलें, साइकिलिंग करें या अक्सर फिजिकली एक्टिविटीज़ करें, रेस करें, वो देखना है आपको। जंप कर सकते हैं, वो देखना है आपको कि आपको फिजिकली एक्टिविटीज़ में क्या करना है। इसके बाद आपको अच्छे से नाश्ता करना है, फ्रूट्स वगैरह लेने हैं, दूध है वो ले सकते हैं, फल फ्रूट्स है, सब्जियां हैं वो अच्छे से लेनी है। दिनचर्या अच्छे से रखनी है, यानी कि उठना भी समय पे है, व्यायाम भी समय पे करना है और खाना भी समय पे खाना है और सोना भी समय पर है, ताकि आपकी दिनचर्या जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो रहे, आप एक स्वस्थ रहें। तो आगे दे रखा है कि प्राथमिक स्तर पर हम क्या बता सकते हैं बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर क्या बता सकते हैं, माध्यमिक स्तर पर क्या बता सकते हैं, उसमें एक अध्यापक की भूमिका क्या हो सकती है जिससे कि बच्चे स्वस्थ रहें। तो प्राथमिक स्तर, एलिमेंट्री स्टेज, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। छोटे बच्चे हैं जो प्राइमरी लेवल के हैं, उनको व्यवहारात्मक, कि बच्चों को हम उनको क्या बताना होगा, उनको अच्छे से स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ आदतें उनमें, कि बच्चों को उठना कैसे है, बैठना कैसे है, चलना कैसे है, उचित आसनों के बारे में उनको हम जानकारी दे सकते हैं, उनके अभ्यास हम करवा सकते हैं, उनको डिसिप्लिन में हम डाल सकते हैं। बच्चों को स्वस्थ रहने, उनकी व्यक्तिगत सफाई की स्वच्छता की आदतों के बारे में उनको बता सकते हैं और ये बता सकते हैं कि इनका क्या फ़ायदा है। जो लर्निंग संबंधी है कि आपको कैसे सीखना है, स्वास्थ्य के महत्व की जानकारी दे सकते हैं, कि समाज क्या होता है, समाज में आप रहते हैं तो उसका क्या महत्व है, वो उनको समझा सकते हैं। माध्यमिक स्तर जो सेकेंडरी लेवल है उसके ऑब्जेक्टिव अलग हैं, बच्चा अब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको हम बता सकते हैं कि आपसी सहयोग से हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। छात्रों के शरीर की रचना है, जो एनाटॉमी है, उसके बारे में हम समझा सकते हैं कि कैसे एक्सरसाइज करनी है, कैसे सांस लेना है, प्राणायाम कर रहे हैं या वो तो किस तरह से करना है। अपने जो तंत्र हैं, सिस्टम हैं, बॉडी सिस्टम, उनके बारे में हम बता सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, उनके सिस्टमों के बारे में बता सकते हैं, उनके कार्य प्रणाली के बारे में हम उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है उच्चतर माध्यमिक स्तर की हायर सेकेंडरी लेवल। अब बच्चा किशोर अवस्था में पहुंच जाता है, उसको किशोर अवस्था को क्या कहा गया है, तूफान की अवस्था कहा गया है, तनाव की अवस्था कहा गया है। बच्चे में बहुत सारे तनाव होते हैं, एक दिमाग में तूफान चलता रहता है, अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करता है बच्चा। तो इसमें उसको किस प्रकार हम गाइड कर सकते हैं, उसके उद्देश्य क्या है माध्यमिक स्तर के, कि बच्चों को जो फर्स्ट एड संबंधी उनको जानकारी दे सकते हैं ताकि वो खुद भी स्वस्थ रहें या समय आने पे वो किसकी हेल्प भी कर पाए। छात्रों को इस टाइम पे हमें जो नशीली वस्तुएं हैं उनके हानि के बारे में बताना आवश्यक है, कि कोई शराब पीने लग जाए, मद्यपान करने लग जाए
ड्रिंकिंग करने लग जाए तो वो उसका क्या हानि है, धूम्रपान से क्या हानि है, और दूसरे जो नशीले पदार्थ हैं उनके शरीर पर, उनके अपने परिवार पर, अपने समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में बताना है। छात्रों में अब यौन शिक्षा की भी आवश्यकता पड़ती है। यौन शिक्षा उनको देनी है ताकि वो रोगी ना हो। विवाह संबंधी या जनसंख्या वृद्धि संबंधी जो समस्याएं हैं उसके बारे में उसकी जानकारी दे सकते हैं और उनको मार्गदर्शित किया जा सकता है। बच्चों में स्वास्थ्य प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा कर सकते हैं कि आप अच्छा स्वास्थ्य रखेंगे तो समाज में एक अच्छी पहचान होगी। व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य का ज्ञान उनको हम करवा सकते हैं। अब आता है कि अध्यापक की क्या भूमिका रहती है। ये जो आपको बताए गए हैं प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर जो उद्देश्य हैं उन सबको पूरा करवाने में एक अध्यापक की अहम भूमिका रहेगी। जैसे एक माता पिता की भूमिका रहती है वैसे ही एक अध्यापक की भूमिका रहती है बच्चों को ज्ञान देने के लिए। प्रथम गुरु माँ को बताया गया है। माँ किसी भी बच्चे का पहला गुरु है। जैसे माँ संस्कार देगी वैसे ही बच्चा सीखेगा। पर आगे चलकर जब बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है तो एक अध्यापक का उत्तरदायित्व बन जाता है कि बच्चे का हर तरह से विकास करना है, उसको हर तरह का ज्ञान देना है ताकि वो अपना रास्ता न भटके। तो एक अध्यापक क्या कुछ कर सकता है उसके स्वस्थ जीवन में कि छात्रों के स्वास्थ्य संबंधी नियम की जानकारी उनको दे सकता है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जानकारी उनको दे सकता है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य में क्या आ जाता है कि नाखून, वस्त्र, दांत, बाल कि किस तरह का रहन सहन करना है, कब हमें जागना है, कब व्यायाम करना है, कब खाना खाना है, कैसा खाना खाना है, ये सभी जानकारी उनको दे सकता है। छूत के रोग हैं या दूसरे और रोगी बच्चे हैं, किसी को कोई रोग हो जाता है तो उससे बचाव कैसे रखना है, उसका उपचार कैसे करना है। छात्रों को हम फर्स्ट एड के बारे में बता सकते हैं, प्राथमिक सहायता के बारे में बता सकते हैं। छात्रों को हम उचित आसन के बारे में बता सकते हैं, पोस्चर के बारे में बता सकते हैं ताकि उसमें किसी प्रकार के स्केलेटन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए। छात्रों को एक अध्यापक समाज के बारे में बता सकता है कि स्वस्थ समाज का निर्माण कैसे कर सकते हैं। छात्रों को एक अध्यापक पौष्टिक भोजनों के बारे में बता सकता है कि कौन सा पौष्टिक भोजन है जिससे हमारे शरीर की सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। विटामिन, प्रोटीन्स किस भोजन के करने से हमें, किस आहार के करने से हमें मिलता है, वो बता सकता है। समय समय पर छात्रों के कैंप लगवाए जा सकते हैं स्वास्थ्य संबंधी। समय समय पर छात्रों को काउंसिल किया जा सकता है, परामर्श दिया जा सकता है, उनकी वाद विवाद प्रतियोगिताएं की जा सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधी उनके नाटक करवाए जा सकते हैं, उनके भ्रमण करवाए जा सकते हैं, उनको अच्छे खिलाड़ियों से, अच्छे स्वास्थ्य ज्ञाताओं से समय समय पर मिलवाया जा सकता है, उनके स्पीच करवाए जा सकते हैं, भाषण करवाए जा सकते हैं ताकि उनका दृष्टिकोण सकारात्मक बने। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि एक अध्यापक विद्यार्थियों के उच्च स्वास्थ्य की देखभाल कर सकता है। पर मैं कहूँगा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम रखेंगे तो सभी का स्वास्थ्य ठीक होगा, वो खुद पे भी बोझ नहीं होगा, परिवार पे भी बोझ नहीं होगा।